नमस्कार, राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज राष्ट्रहित में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज में कि जो 4 मंजिला इमारत है वह धराशायी हो गई। इसमें पूरे सिस्टम पर सवाल निशान खड़े होते हैं। यहां पर गिरफ्तारियां जो होती हैं वह कुछ और होती हैं और जिनके हादसे के पीछे पूरी वजह मानी जा रही है उनको यहां पर पूछताछ भी नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कल शाम हसनगंज इलाके में 4 मंजिला इमारत अलाया अपार्टमेंट अचानक भरभरा कर गिर गई। इस बेहद इमारत को बने महज 11 साल ही हुए थे, लेकिन कल 24 जनवरी की दोपहर को भूकंप आया। इमारत गिरने की वजह भूकंप भी हो सकती है क्योंकि मंगलवार को दिन में आए 5.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप के दौरान इस बिल्डिंग में दरारें आने की खबरें भी है। बिल्डिंग गिरने के बाद मलबे में 30 से 35 लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब तक कुल मलबे में दबे हुए लोगों की संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के तुरंत बाद ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं राहत बचाव कार्य के काम में जुट गई। अब तक के बात की जाए तो 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 14 लोगों को सकुशल बाहर रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। इन सभी को अस्पताल भेजा गया है। घटना में सपा प्रवक्ता अब्बास हैदर की पत्नी उज़मा हैदर को सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। साथ ही इनकी मां बेगम हैदर को भी मृत घोषित किया है। यानी कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत से कोहराम मच गया। सास और बहू की हादसे के दौरान मौत हो गई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगर खबरों की बात करें तो लगभग 20 से 24 घंटे और लगेगा बचाव कार्य करने में। बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ कमांडेंट मौके पर मौजूद हैं और मलबे को हटाने के लिए लगातार कार्यवाही तेज की गई है। वहीं एडीजी एलओ प्रशांत कुखराब ने भी आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग में खराब मटेरियल से निर्माण किया गया है। उतनी बड़ी इमारत को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर यहां पर मटेरियल की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार के साथ डीजीपी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही लखनऊ कमिश्नर एसवी सिरडकर भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि बिल्डिंग का निर्माण याजदान बिल्डर्स ने कराया था। नवाजिश और तारिक की साझेदारी में अपार्टमेंट का निर्माण हुआ था। आपको बता दें पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक शाहिद मंजूर का पुत्र है नवाजिश। नवाजिश की बेटी का नाम है अलाया। सपा विधायक शाहिद के पुत्र नवाजिश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और नवाजिश से मेरठ के सिविल लाइन थाने में पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने नवाजिश को लखनऊ भी भेजा है। आपको बता दें होने के बाद तमाम एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं और लगातार काम कर रही हैं। सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इसके अंदर फंसा ना हो। आप देख सकते हैं कि इस समय मौजूदा समय में एनडीआरएफ के जो तमाम अधिकारी इवन कमांडेंट तक इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। डीजीपी भी उधर खड़े होकर डीजीपी भी जायज़ा ले रहे हैं पूरे पुलिसकर्मी के साथ में। यहाँ पर अब जेसीबी से इस पूरी बिल्डिंग को हटाकर साफ़ करने की तैयारी है। एनडीआरएफ के तमाम लोगों को अलर्ट किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद इस समय मौजूद हैं एनडीआरएफ के कमांडेंट एमके शर्मा जी। शर्मा जी, किस तरह से आप लोगों ने इस रेस्क्यू को अंजाम दे रहे हैं? क्या आप टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित निकल पाएँ? जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि रात से हमारी जो बटालियन है एनडीआरएफ के उसके कार्मिक ऑपरेशन में लगे हुए हैं और अभी तक एनडीआरएफ ने 7 लोगों को रेस्क्यू किया है, लाइव रेस्क्यू। उससे पहले जो विभिन्न एजेंसीज थी जो यहाँ पहले पहुँच गए थे, जिसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर। तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर इज़ ऑलवेज द कम्युनिटी। तो जो कम्युनिटी के लोग थे या जो पुलिस के लोग थे, उसके बाद जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं सामने होल बनाए हैं, तो ये हमारी टेक्निक होती है कि जहाँ कहीं से भी हमको इंडिकेशन मिलता है कि कोई विक्टिम हमारा फंसा हुआ है, वहीं पर हम होल बनाकर और उनको वहाँ रेस्क्यू करते हैं। उसी टेक्निक्स के अलावा बाकी हमारे पास कुछ इक्विपमेंट हैं जो कि अगर हल्की सी भी कहीं से कोई आवाज़ आएगी उसको हम अपने इक्विपमेंट को उस होल में डालकर
देख भी सकते हैं मॉनिटर पर कि अंदर कोई हलचल है या कोई व्यक्ति फंसा हुआ है या कहीं भी कोई किसी की हार्ट बीट भी चल रही है, तो उसको हम लाइव डिटेक्टर बोलते हैं। उन सब इक्विपमेंट की मदद लेकर और जो हमारे अनुभवी लोग उनके अनुभव को आधार पर हम लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया। और इस तरीके से आपने देखा कि अभी तक हमने जो प्रशासन की तरफ से आंकड़ा आ रहा है और सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छी तरीके से सामंजस्य बैठा के काम किया है। तो आपने देखा कि एनडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं उन्होंने बताया कि जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से होल करके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। आपको साफ दिखाएंगे कि जेसीबी से अब इसकी पूरी तरह से जो बिल्डिंग है, जो गिरी है, उसको अब धीरे धीरे करके सारे मलबे को हटाया जा रहा है और रेस्क्यू ये बहुत तेज़ी से अब काम करने के लिए लोगों को निर्देशित किया गया है। तमाम अधिकारी, तमाम फोर्स, आप देख सकते हैं कि पूरी फोर्स इस समय इकट्ठा है, चाहे वो डीएम लखनऊ हो इस समय, चाहे डीजीपी हो, सभी आला अधिकारी यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। एनडीआरएफ के कमांडेंट भी आ चुके हैं और ये अब जेसीबी मशीन से इस रेस्क्यू को और तेज़ करके मलबे को हटाने का पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन इस समय पूरी तरह से जो छत गिरी है उसको हटाने की कोशिश कर रही है और अब ये रेस्क्यू तेज़ी से अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि दिन धीरे धीरे ढल रहा है और शाम होने के पहले इस रेस्क्यू को ख़त्म करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब बहुत जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा और जल्द ही ये पूरा मलबा हटा करके जो भी 1 या 2 लोग जो इसके अंदर फंसे होंगे उनको निकालने की कार्रवाई तेज की गई है। कैमरामैन बलराम के साथ मनीष श्रीवास्तव, के न्यूज़ लखनऊ। तो अभी आपने सुना एनडीआरएफ के कमांडेंट का बयान कि पूरे अभियान को लेकर, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किस तरीके से जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है लगातार काम कर रही है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एलडीए वीसी का बयान। सर क्या कहना चाहेंगे? आपको लाइव ऐसा हुआ है इसको लेकर के? अभी इस संबंध में एलडीए की तरफ से एक तहरीर दी जा रही है जी और इस संबंध में उच्च स्तर की जांच की जा रही है। जैसा भी होगा उचित बताया तो 2009 में जब ये गया नक्शा, इसको कैंसिल कर दिया गया था, फिर कंपाउंडिंग जमा की गई, एलडीए की क्या जिम्मेदारी मानते हैं इतने बड़े हादसे के पीछे कुछ? इसी संबंध में उच्च स्तर पर जांच हो रही है। जो भी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। ये हमारे साथ एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी थे जिन्होंने साफ तौर से ये बात कही है कि जो जांच की जा रही है, जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। साफ तौर से अगर बात करें तो अभी कुछ भी स्पष्ट इंद्रमणि त्रिपाठी बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ज़रूरत है कि अब जिस तरह से ये बड़ा हादसा राजधानी लखनऊ में हुआ है, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ जरूर होगी और बस इंतज़ार है मंडल आयुक्त की रिपोर्ट आने का। जी, तो आपने देखा है एलडीए वीसीए यहाँ पर जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सुनवाते हैं आपको डीएम की बात कि डीएम ने क्या कुछ कहा पूरे मामले को लेकर। अभी तक कंप्लीट किया गया है, अब एक जनरल रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। तो इसमें टोटल 16 लोगों को सुरक्षित बचाया गया और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। अभी और कितने लोगों के दबे होने की सूचना है? अभी अब आगे दबे होने की सूचना ऐसा सच नहीं है, लेकिन किसी के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं था कि कितने इस बिल्डिंग में लोग रह रहे थे। तो अब एक जनरल सर्च चलेगा जो एनडीआरएफ की टीम आगे देखेगी। अगर कोई और इसमें होगा तो उसे निकाला जाएगा। कोई जांच कमेटी गठित की गई है सर? हाँ, जांच के बारे में, कार्यवाही के बारे में आपको अभी ब्रीफ में बताया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे साथ लखनऊ डीएम गंगवार थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है और इसके बारे में जल्द ब्रीफ किया जाएगा, लेकिन कितनी संख्या में मलबे में लोग दबे हुए हैं ये अभी उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया। उनका कहना है कि रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है और बहुत जल्द इस रेस्क्यू को पूरा कर लिया जाएगा। कैमरामैन बलराम के साथ मनीष श्रीवास्तव, के न्यूज़ लखनऊ। तो सुना आपने डीएम गंगवार यहाँ पर एक जांच कमेटी के गठन की बात कर रहे हैं। अब सुनाते हैं आपको डीजीपी को। और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक अभी हमारे ट्रैकर डॉग ने इंडिकेशन दिया है कि एक और वहाँ मानव है उसमें, तो उसमें लगे हुए हैं निकालने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हम लोग उसको जिंदा सकुशल निकाल लें। जो जो डिसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं कौन है? हाँ, उनकी आइडेंटिटी तो क्लियर है। एक बेगम हैदर है और दूसरी उज़मा
उज़मा है। हाँ, उनका आपस में फैमिली रिलेशन है। और कितना टाइम लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तो टाइम लगेगा, जैसे पूरा ये साइट क्लियर कराने में 24 घंटे लगेंगे। सर कितने लोग अभी और अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? नहीं, एक का अभी इंडिकेशन हम लोगों को मिला है, तो एक तो उसमें है जो है, तो डॉग ने इंडिकेशन दिया है, तो एक तो वहाँ है। बीच में जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया था कि 2 लोगों का और बता रहे थे कि यहाँ एक बैंक कर्मी आए थे जो है, तो अब उन बैंक कर्मी से बात हो गई, वो बाहर थे जो है, तो वो नहीं है अंदर जो है। 14 लोग रेस्क्यू हुए हैं और 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक का अभी और इंडिकेशन मिल रहा है कि अंदर हैं करके। तो अभी आपने तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका बयान सुना, उनकी बात सुनी है, लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, उसके बाद हम और अधिकारी कर्मचारियों की आपकी पूरी बात सुनाएंगे घटनास्थल को लेकर। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश जैन। उमेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। चलिए, दर्शक साथ जो हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसी बीच कमिश्नर का सुन लेते हैं कि कमिश्नर ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। 308, 420, 120B और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का अभियोग 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ है। एक है मोहम्मद तारिक, दूसरे है नवाजिश शाहिद और तीसरे है फरहद याजदानी। इन तीनों अभियुक्तों में से नवाजिश शाहिद जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। चूंकि इस घटना में 2 महिलाओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, इसलिए विवेचना में इस अभियोग को 304 आईपीसी में तरमीम किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अन्य 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है और मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरी गंभीरता से और पूरी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना, यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रहित में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में अब आपको सुनवाते हैं कि असिस्टेंट इंजीनियर और आर्कियोलॉजिकल का पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। शादाब सैफी, हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं आर्किटेक्चर के, यहीं पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो बाजू में फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सर तब जब हम बाहर थे, जब हमें पता लगा 7 बजे के दौरान हमको पता लगा, तब हम जब यहाँ पर आए तो वही स्लैब एक के ऊपर एक ऐसे गिरा हुआ था, कोलैप्स कर रखी थी पूरी की पूरी बिल्डिंग। तो बात ये भी थी कि सर पिछले दिन में तो अर्थक्वेक आया था 3 बजे के आसपास, एक ट्रेमर्स फील हुए थे, बट बिल्डिंग में साथ एनडीआरएफ की जो टीम है उसको लेकर के जिस तरह से रेस्क्यू किया गया वो हमारे साथ हैं। किस तरह से आप लोगों ने कार्रवाई की? जी देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन किया था कि मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे कि मदद से मलबे में फंसे लोगों से हमने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लिया था और हमने चिन्हित करना शुरू कर दिया था कि कौन कहाँ पे फंसा हुआ है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि वो कहाँ पे चले गए इतने बड़े हादसे में। तो ये टेक्नोलॉजी होम ग्रोन है, कल ही हमने बनाई थी अपने प्रयोगशाला में। और कल से लेके अभी तक, जैसे कल की आपको एक घटना बताते हैं, जब हमने ये पहला यूज़ किया था तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने पूछा था कि नीचे कितने लोग हैं, तो उन्होंने बड़े धीमे से बोला था 3, और फिर पूछा था कि आसपास दीवार पे कोई पत्थर मारिए। अगर ये डिवाइस ना होती तो वो कुछ भी बोलते, नामुमकिन था सुनना। तो उन्होंने कहा कि हम पत्थर नहीं मार सकते क्योंकि दीवार ही नहीं है, हमारे ऊपर पूरी छत गिरी पड़ी है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो सिस्टम यहाँ पे रोबोटिक टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से मरीजों को किस तरह से यहाँ के जो फंसे थे हादसे में उनको बाहर निकाला गया है, वो टेक्नोलॉजी अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी ना होती तो शायद अंदाज़ा भी ना हो पाता कि कौन लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं। इसकी जरिए पूरी तरह से उन पोजीशन को जाना गया, किस जगह पर हैं उनको बताया गया। ये टेक्नोलॉजी का जिस तरह से काम हुआ है वो एक बहुत बड़ा इसमें उपलब्धि मानी जा रही है, और ये हमारे साथ सीधे बात करने के लिए खुद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया वो बता रहे हैं इसको विस्तृत रूप से। और बताइए कि कब आपने इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर किस समय आप पहुँचे और किस तरह से आपने काम किया? मैं कल यहाँ 7:30 पौने 8 तक पहुँचा था। 10 मिनट के अंदर मुझे ये पता लग गया था कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ अगर आएगी तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बहुत मदद होने वाली है। और फिर मैं अपने प्रयोगशाला वापस गया, 3.5 से 4 घंटे में इस चीज़ को मैंने क्रिएट किया।
वापस आए, पहला ट्रायल शुरू किया, क्योंकि ये पहली बार मैंने इस तरह की चीज़ बनाई है, इस तरह की घटना ये पहली बार मैंने देखी है। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को ने जब इसका यूज़ देखा तो वो पूरे टाइम इससे हम लोगों ने यूज़ किया, पूरी रात इसको यूज़ किया, सुबह तक जब तक हम लोगों ने रेस्क्यू मिशन कंप्लीट नहीं किया, इस चीज़ के प्रयोग से 5 लोगों की जान बचाई गई। अभी मौजूदा हाल अगर आप बात करें तो अभी कितने लोग और दबे होंगे? अभी तो मेरे ख्याल से लगभग सब हो गया, एक और है शायद, और इसका डेटा मुझे ज़्यादा नहीं पता है, वो हो जाएगा। तो ये ऐसा रोबोटिक साइंटिस्ट थे जिनकी डिवाइस की वजह से इस बड़े रेस्क्यू में जो है 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने जानकारी दी कि इस जगह पर कौन व्यक्ति फंसा हुआ है, इसको लेकर के पूरी कार्रवाई की गई और इस डिवाइस से बड़ा लाभ मिला है रेस्क्यू में। तो आपने देखा इस पूरी जो बिल्डिंग धराशायी लखनऊ में हुई, इस पूरे बचाव कार्य में रोबोटिक्स जो कि नई टेक्नोलॉजी है, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। हाँ जी, नमस्कार साहब। जी सर। हाँ, मैं नमस्कार साहब। जी सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे सर पूरे हादसे को लेकर, पूरे मामले को लेकर? ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये इमारत कल जो ढही है हजरतगंज में, इसके पीछे जो एलडीए के अधिकारियों की लापरवाही साबित होती है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग धराशायी हुई है हजरतगंज में, मैं ये कहना चाहता हूँ जो हजरतगंज में बिल्डिंग धराशायी हुई है उसके पीछे एलडीए के अधिकारियों की लापरवाही साबित होती है, क्योंकि पहले उन्होंने दो बिल्डिंग की सैंक्शन करा था और उसके बाद फिर उन्होंने 5 बिल्डिंग जो बना दिया, जिसमें उन्होंने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और 2-3 आदमियों की जाने गई हैं। चलिए उमेश जी, बिल्कुल ये जांच का विषय है, जांच कमेटी भी उमेश जी गठित कर दी गई है, जांच का विषय है, कौन दोषी है और कौन उसमें निष्पक्ष है ये फिलहाल हम और आप नहीं कह सकते हैं। तो राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज में एक 4 मंजिला जो इमारत है देर शाम धराशायी हुई, जिसमें 2 लोगों की, एक नामचीन परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें पूरे मामले को लेकर बात किया है तो शाहिद मंजूर जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, बात किया तो वर्तमान में मेरठ से विधायक भी हैं, और बात किया तो अखिलेश यादव है, मुलायम सिंह यादव हैं, दोनों के कार्यकाल में इन्होंने कैबिनेट मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाई है। साथ ही बात की जाए तो जिशान हैदर जो कि कांग्रेस में है, वर्तमान में उनकी जुम्मा है बेगम हैदर, और साथ ही उनकी जो छोटे भाई की बहू जो है उनकी यहां पर मौत हुई है पूरे हादसे को लेकर। लेकिन जिस तरीके से यहां पर गिरफ्तारियां की गई हैं, कहीं ना कहीं वह भी सवालों के घेरे में हैं कि अगर बात की जाए तो अगर तत्कालीन वीसी की बात की जाए तो वहां पर तत्कालीन वीसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। खैर, जिसकी जमीन है उसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जिनकी बात की जाए जिन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया है उन पर और उन अधिकारी कर्मचारियों का जिनकी मॉनिटरिंग में यह निर्माण कार्य हुआ है उन पर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। आखिर उनकी गिरफ्तारी न होने पर भी कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर, महकमे पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें शमसी आजाद साहब जो कि बीजेपी नेता लखनऊ से हैं, साथ ही बात करें तो प्रोफेसर विभूति राय भूवैज्ञानिक हैं आप, साथ ही शबाना खंडेलवाल जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और विजय दुबे वरिष्ठ पत्रकार साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। सबसे पहले मैं बात करूंगा विजय दुबे जी, कैसे देखेंगे पूरे मसले को लेकर? गिरफ्तारियां भी हुई हैं 2 लोगों की, एक अच्छे राजनीतिक परिवार की जो वर्चस्व रखते हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्व कैबिनेट मंत्री बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस के जो है जिशान, उनकी यहाँ पे माँ का देहांत हुआ, उनके भाई की पत्नी का देहांत हुआ है। पूरे हादसे को लेकर क्या कहेंगे पूरे हादसे को लेकर? पहले तो ये बड़ा दिक्कत है, जिशान हैदर की पत्नी और माँ का इस बिल्डिंग कोलैप्स में जो है जी देहांत हो गया है, और ये एक प्रकार से पूरी घटना बड़ी दुखद है। पहली बात तो लोगों के परिवारों के लोगों की जान गई, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, जो लोग सुरक्षित निकाले गए, ये निश्चित तौर पे एक अच्छा स्टेट एनडीआरएफ की ओर से किया गया काम है कि लोगों को लोकेट करके एटलीस्ट जितने लोग उसमें फंसे हुए थे उनको निकाला गया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
हमारे यहाँ शहरों में खासतौर पे हजरतगंज, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का आप कह सकते हैं कि हर्ट प्लेस है, और यहाँ की बिल्डिंग्स में ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये घटना कुछ दिन पहले एक होटल गिरी, पहले वो रिकॉर्ड देखा गया, उसमें आग लगी है और चीजें हुई। दूसरी बात है कि ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। इस बिल्डिंग में जो नक्शा की बात आ रही है सामने, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि नक्शा पहले पास नहीं हुआ, बाद में जो है एलडीए को बिल्डर ने कंपाउंडिंग दिया और उसने अपना निर्माण कार्य कर लिया। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन अधिकारी हैं जिन्होंने की बिल्डिंग को बनने दिया बिना नक्शा पास हुआ? अगर नक्शा पहले जो प्रोड्यूस किया गया था वो पास करने लायक नहीं था, उसका डिजाइन में कोई प्रॉब्लम थी। देखिए, हो ये रहा है कि बहुत छोटे छोटे स्पेसेस को लेकर के बहुत कम लोअर क्वालिटी का मटेरियल या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज करके इस टाइप की मल्टी स्टोरीड कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। और जहां तक बात है कि लोग जो राजनीतिक रसूख का भी कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं और बिल्डर के रूप में अपना पैसा बनाते हैं, लोगों की जान माल, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पे पूरी तरह से प्रशासन की है और खासतौर पे लखनऊ विकास प्राधिकरण की है कि कैसे ये नक्शा पास हुआ, कैसे बिल्डिंग डेवलप हो गई और कैसे वो अधिकारी जो इसके जिम्मेदार हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या उनके लिए तय होगा कि वो कितने जिम्मेदार हैं और उसकी सजा क्या होगी। ये देखिए, बिल्डर का भाग जाना ये बड़ी बात है। यहाँ से लोग एक आपने केवल जो लैंड के नाम से उस व्यक्ति को आपने पकड़ा है और आप उसको जुडिशियल कस्टडी में आपने भेज दिया। किसी प्रकार का कोई देखिए, आप जिम्मेदारी उठाएगा कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है और कैसे जो सरकार तय करेगी कि जिम्मेदार कितना और कौन कैसे है। बिल्कुल, यही विजय जी, यही थोड़ा सवाल है। हमारे साथ जो कांग्रेस नेता हैं उषा राणा, वह भी जुड़ चुकी है। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार यह सिलसिला जारी रहेगा। राष्ट्रहित में ब्रेक के बाद लगातार आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं लखनऊ में बिल्डिंग धराशायी मामले को लेकर, जहां पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारियां ऐसे लोगों की गई हैं कि जिनकी महज जमीन भर थी, लेकिन जिन लोगों ने उन पर निर्माण कार्य कराया है, जिनकी मंजूरी से, रजामंदी से निर्माण कार्य कराया गया है, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने मानक को गुणवत्ता बताया था, मानक को पास किया था, बिल्डिंग निर्माण कराया गया था बिना नक्शा के, ऐसी बात भी कही जा रही है, उन अधिकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार न करने के बजाय जमीन के मालिक को, जो सिर्फ कहते हैं कि जमीन पर मकान का कंस्ट्रक्शन करा दिया जाए, उनकी गिरफ्तारी होती है। कहीं सवालों के घेरे में है। हमारे साथ एक विशेष पैनलिस्ट पूरे चर्चा पर जुड़े हुए हैं। शबाना जी, आप पर आना चाहूंगा। जिस तरीके से एक बिल्कुल कहीं ना कहीं दुखद खबर है कि लखनऊ में बिल्डिंग धराशायी हुई, जिसमें दो लोगों, एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हुई और ऐसे परिवार के व्यक्तियों की मौत हुई है जो कहीं ना कहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो कि शाहिद मंजूर साहब हैं, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मेरठ के विधायक हैं। बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से नेता अब्बास शाहिद और उनकी पत्नी, उनकी मां जो है बेगम अख्तर का निधन हो गया है। साथ ही बात किया तो जीशान, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके मां और उनके भाई की पत्नी यानी बहू की मौत हो जाती है पूरे मामले को लेकर। लेकिन जिसके नाम से जमीन होती है, नवाजिश जिसका नाम है, जो कि शाहिद मंजूर साहब के बेटे हैं नवाजिश, उनके नाम पर महज सिर्फ जमीन होती है और आलिया उनकी बेटी का नाम होता है। लेकिन काम कराने वाले दूसरे होते हैं। कह दिया जाता है जमीन हमारी है, आप बना दीजिए, मकान बिल्डिंग बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसकी जमीन होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जिस मानकों को दरकिनार करके बिल्डिंग का निर्माण कराया जाता है, शबाना जी, बिल्डिंग जो 11 साल में धराशायी हो जाती है, गुणवत्ता विहीन बात कही जा रही है, उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? उस समय जब बिल्डिंग के मानकों को पास किया गया था, बिना नक्शा के पास किया गया था, तत्कालीन बीसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं गई? पूरे मामले को लेकर ये सवाल, ये निशान खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगी शबाना जी पूरे मामले को लेकर? जी, सभी को मेरा प्रणाम। और ये वास्तव में बहुत दुखद घटना है, हृदय को दहला देने वाली कि अलाया बिल्डिंग सिर्फ 11 साल में उसका गिर जाना बहुत दुखद है। जो जिनके परिवार के लोग दूर हुए हैं, उनसे चले गए इस हादसे में, उनके लिए हमारी ही नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश की संवेदनाएं उनके साथ होनी चाहिए और है भी। और मैं रेस्क्यू टीम को भी सलाम करती हूँ, उनके हौसलों को, कि जो इतने मुश्किल हालातों में उन लोगों को जिंदा बाहर ला पा रहे हैं। बहुत बड़े हौसले की बात है। और विडंबना ये भी है कि सिर्फ जिसकी जमीन है वो दोषी नहीं है, दोषी ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने उस पे कंस्ट्रक्शन किया और उस पे काम किया और गलत खराब मटेरियल का प्रयोग किया। उसके बाद ये हादसा हुआ।
एलडीए जो आप कह सकते हैं कि एलडीए की जो टीम है, जिन्होंने नक्शा पास किया, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन उसमें मटेरियल लगाया, वो सारे लोग दोषी हैं और उन दोषियों को उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमीन का मालिक कोई भी हो सकता है, मगर उस नक्शे को पास करने वाला और जिन लोगों ने उस मटेरियल को, उस बिल्डिंग को पास किया, बिना नक्शे के बहुत सारी चीजें उसमें की गई, तो दोषी और सजा के हकदार वो भी हैं और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। शबाना जी, क्या कहा जाए कि पूरे इतने दर्दनाक हादसे को भी राजनीति चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, क्या इसको देखना सही माना जाएगा जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं? जी, ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जान किसी की भी हो सकती है, वो पार्टियों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, उस पर किसी की मौत पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे कांग्रेस के लोग वहाँ हादसे का शिकार हुए हैं या समाजवादी के हुए हैं या किसी अदर पार्टी के, वो उतनी ही संवेदनाएं और दर्द हर इंसान के दिल में होना चाहिए उनके प्रति, और ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, और जो अगर मुस्लिम है तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मगर जिनके परिवार से लोग छूटे हैं, उनके दर्द के साथ हमारा उत्तर प्रदेश खड़ा है पूरा, और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शमसी आजाद साहब, राजनीति का नाम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल शमसी आजाद साहब, एक दुखद खबर जो कि एक 4 मंजिला इमारत होती है, 16 फ्लैट जिसमें होते हैं, वह धराशायी हो जाती है। कल भूकंप के झटके भी दोपहर को महसूस किए गए थे, लेकिन जो एलडीओ साहब ने आशंका जताई है, कहा है कि बिल्डिंग में गुणवत्ता विहीन काम हुआ है, जिस वजह से जो बिल्डिंग है कहीं ना कहीं 11 साल में, महज 11 साल में धराशायी हो गई। और ये जो 2 मौत के मामले आ रहे हैं एक ही परिवार के। बात यह है तो शाहिद मंजूर, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अखिलेश मुलायम सरकार में कैबिनेट रहे हैं, वर्तमान में मेरठ से विधायक हैं। बात क्या है तो सपा नेता जो हैं अब्बास हैदर, उनकी पत्नी जो कि हैं उज़मा हैदर, और उनकी माँ जो हैं बेगम अख्तर, उनकी मौत हुई हादसे को लेकर। साथ ही बात करें तो कांग्रेस नेता जीशान हैदर की माँ कहलाई बेगम अख्तर जो मृतका हैं, और साथ ही जो उज़मा हैदर उनकी बहू है, यानी भाई की पत्नी। पूरे मामले को एक ही परिवार के 2 सदस्यों से की मौत होती है, कोहराम मचता है। और गिरफ्तारियां जो होती हैं, गिरफ्तारियां बात करें तो नवाजिश जो है, जो कि शाहिद मंजूर साहब के बेटे हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि वो लैंड जो है उनके नाम पर होता है। लेकिन शमसी साहब, यहां पर लैंड जिसके नाम पर, उसकी आप गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन जिस लैंड पर बिल्डिंग बनाई गई है, अधिकारियों ने, एलडी के जो तमाम अधिकारी थे, तत्कालीन अधिकारी थे, उन जिन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने का नक्शा पास किया या बिना नक्शा के बिल्डिंग बनाने दिया, गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ, उनकी गिरफ्तारी कब कराएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश शासन इस बारे में बहुत गंभीर है। जिस वक्त ये हादसा हुआ है उसी वक्त से आपने देखा कि डिप्टी स्पीकर ब्रजेश पाठक जी घटनास्थल पर पहुंचे, और उसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, लखनऊ प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर पहुंचता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसी घटना में इतनी तत्परता के साथ प्रशासन का वहां पहुंचना, और उसका फल यही निकला कि सिर्फ और सिर्फ 2 कैजुअल्टी होती, जबकि 12 फ्लैट उसमें बताया गया। शमसी आजाद साहब की आवाज नहीं आ रही। बगल की बिल्डिंग को तोड़कर जिस तरीके से सेना ने वहां पर अंदर प्रवेश किया और वहां पर राहत कार्य और बचाव का काम शुरू किया है, तो ये काबिले तारीफ है। हालांकि अफसोस योगी आदित्यनाथ को और उत्तर प्रदेश शासन ने भी बहुत ही सख्ती के साथ बहुत ही गहरा दुख व्यक्त किया है, क्योंकि जो मौके होंगे वो भी राजनीतिक परिवार के थे, अच्छे परिवार के थे। लखनऊ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का अपना एक जाना माना नाम था अमीर हैदर साहब, उनके लड़के। शमसी आजाद साहब, आपकी जो आवाज है क्लियर नहीं आ रही हम तक। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। कपिल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय जब ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, उस समय की सरकार और उस समय के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कुछ अधिकारी रिटायर हो गए होंगे, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली का बिल भी पास हुआ है, पानी का बिल भी दिया होगा, रोड भी बिछी होंगी, वहाँ सड़कें भी बिछी होंगी, वहाँ जो है समुचित व्यवस्था भी की गई होगी, कर्मचारियों को भी लगाया गया होगा। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है और ये बिल्डिंग गिरी, इसके पीछे मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है कारण ये हो कि जैसे भूकंप आया था कल, तो भूकंप का एक कारण हो सकता है। परंतु ज्यादातर मामलों में मैंने ये देखा उत्तर प्रदेश में कि दबंग जो होते हैं वो कुछ भी करवा सकते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक प्राणी, निरीह प्राणी का भी अगर प्राण जाते हैं ऐसे कांड में तो वो दुखदायी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी। शमसी आजाद साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, हमारे साथ जो लगातार हैं उषा राणा, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उषा राणा जी, क्या कहेंगी? 4 मंजिला इमारत गिरी है, दुखद खबर है। एक ही परिवार के 2 महिलाओं की सदस्यों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक परिवार जो प्रदेश में एक अपनी अहम भूमिका अदा कर चुका है, कर रहे हैं वर्तमान में बात की जाए तो, लेकिन कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी है नवाजिश की, वह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। ये हम नहीं कह रहे, हालांकि जांच का विषय है, लेकिन क्या लैंड का मालिक, जो जमीन का मालिक है, वह कितना यहां पर दोषीपूर्ण हो सकता है? हालांकि दोष जो है बिल्डिंग बनाने वाले अधिकारियों को, जो अधिकारियों ने जिन्होंने अनुमति दी है, एलडीडी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वह भी दोषी हैं इसमें, लेकिन उनकी जो तत्कालीन अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी न करके जमीन के मालिक की गिरफ्तारी की जाती है। क्या कहेंगे पूरे हादसे को लेकर? पहले तो आप सबको मेरा आदाब। बड़ा शोर हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए मैम, अपनी बात पूरी कीजिए मैम। हाँ जी, सबको आदाब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे बड़े। हाँ, मैं ये कहूंगी कि देखिए, ये जो चीज हुई है, क्योंकि मेराज हैदर जी से हमारे फैमिली टर्म्स से, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो, और हम लोग ने बहुत काम किया है साथ में। मेराज भाई, हमने जब कोरोना काल में हम लोग ने बहुत सोशल वर्क किया साथ में। अभी मैं वहीं थी उनके यहाँ, सिविल हॉस्पिटल ही से मैं आई हूँ। तो बहुत तकलीफ दे जो भी दुर्घटना हुई है, बहुत तकलीफ दे है। और ये क्यों हुई है, इस पे गौर करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि जब हमारे बड़ी कोई दुर्घटना हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि अरे हम लोग ने ये काम किया, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, उसने ये किया। भाई, पहले हम क्यों नहीं जागरूक होते हैं? ये हादसा होने से पहले, या जो भी हादसा होते हैं हमारे मुल्क में, तो हमको उससे पहले जागरूक होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, जाने क्यों जा रही हैं। जब कोरोना काल था, आप देख सकते थे, जब लाशें गंगा में बहने लगी, तो हम जब पूरे 72 से 72 हालात हो गए, फिर वैक्सीनेशन आया हमारा कि अरे हमने वैक्सीनेशन निकाल दिया, लोगों की जान में, भाई जानें तो चली गई कितनी तो, और फिर हम कहते हैं वैक्सीनेशन हम ले आए। तो हमें पहले ही जागरूक होना चाहिए कि लोगों की मौतें ना हो, लोगों जान से ना जाए, है ना। हम उनकी सावधानी हमारी सावधानी है, इस मुल्क की सावधानी है। तो हमको जागरूक होना पड़ेगा। और जो भी लोग हैं इसमें शामिल, कि कैसे इस बिल्डिंग को अनुमति दी गई, कैसे परमिशन दी गई, है ना, उस पे कार्रवाई होना चाहिए। जो भी लिप्त हो उसमें, चाहे वो कोई भी हो, है ना, क्योंकि जान जो है वो सबको, सब मतलब इंसानियत वही है ना, क्योंकि जान तो सबकी प्यारी होती है, और किसी की भी जान जाती है तो ये बहुत दुखदाई है। बिल्कुल सर जी, आप बनी रहिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। नमस्कार सर। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब इस लिपापोती से तो जो दुखद घटना होगी, लिपापोती से कोई फायदा नहीं है। जमीन वालों को पकड़ लिया इन्होंने, और जिसने उसको बेचा उसको भी लखनऊ ले गए पूछताछ के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये शो करना चाहते हैं कि हम तत्काल पहुंच जाते हैं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, हम इतना कभी नहीं हुआ कि तुरंत पहुंच जाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। ये मरने के बाद ही तो आते हैं, बाद में दुख जताते हैं, फिर कमेटी बनाते हैं, उसके बाद करते हैं। अब बोलते हैं कि मटेरियल खराब था। सर, मटेरियल खराब था तो जिसने इसको करवाया था नक्शे पास के, उसी की जिम्मेवारी होती है। और 2009 के बाद से 2012 में 2 महीने में उठाया गया, नक्शा पास कराया गया, तो जिम्मेवारी पूरी सरकार की, प्रदेश सरकार की बनती है। और भी बहुत सी बिल्डिंग है अभी भी, उनको छाप के रखे अभी तक। अब बोलते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई सारी बिल्डिंगों का निरीक्षण करेंगे। सर, ये करेंगे क्या? ये लिपापोती है सरकारी। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दबे या वो नहीं हो, भगवान की दया से वो निकाले जाए। और ये लिपापोती है सर, ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, इसमें वो नेता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम राय को रखने के लिए। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश कुमार शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुखद हादसा है, जिसमें जो है कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। और जिन्होंने इस हादसे में आके मदद की है जनता की और देश के लोगों की, मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने अपनी त्याग तपस्या से लोगों को कुछ जिंदा भी निकाला, कुछ मर गए। लेकिन मैं सरकार को ये सुझाव देता हूँ कि सरकार तत्काल प्रभाव से जितने भी सीमेंट व्यवसायी हैं जिलों में, जितने भी, और लोहे के सरिया के जो व्यवसायी हैं, इनके मटेरियल का जांच करवाएं, और इनकी जो सैंपल लेके सरिया के टेंसाइल स्ट्रेंथ आदि की जांच करवाते रहें बीच बीच में।
और सीमेंट पर विशेष ध्यान दें, सीमेंट नकली बिक रही है बाजारों में। दूसरी बात है, कोई व्यक्ति मकान बनाता नहीं है, जमीन खरीदता है, मकान बनाते हैं ठेकेदार। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग की, इनके लाइसेंस की व्यवस्था करे सरकार। और जो मैसन आदि काम करते हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग व्यवस्था देश में नहीं, ना केंद्र के पास ना आपके पास ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये व्यवस्थाएं की जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए कैसे काम करना है। ये सब बाजार में ऐसे ही सीखते हैं लेमैन की हैसियत से और काम करना शुरू कर देते हैं। बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, सारे कंस्ट्रक्शन देश में गलत तरीके से हो रहे हैं मकानों के। और ये आज एक घटना हुई है, लेकिन 50 साल के अंदर सैकड़ों हजारों घटनाएं इस देश में होंगी, क्योंकि सारे मकान हम देख रहे हैं गलत तरीके से बन रहे हैं। और कोई भी संस्था, चाहे वो एलडीए हो, केडीए हो, कोई भी संस्था हो, इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। जब वहाँ काम होता है साइट, तो सबसे पहले वहाँ पुलिस पहुंचती है और दरोगा जी 20,000 25,000 रुपया लेके काम शुरू करा देते हैं और चले जाते हैं। दरोगा जी का उत्तरदायित्व है कि वहाँ पर देखें कि नक्शा पास है कि नहीं और संस्थाओं को सूचित कर दें। एलआईओ स्टाफ क्या कर रहा है कि यहाँ कौन से मकान बन रहे हैं, किसकी परमिशन से बन रहे हैं, इसकी जानकारियां सरकार को दे, सरकार उसको कंट्रोल करे। अकेले जमीन बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पर गिरीश जी यही सवाल ये निशान है, तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है जिनको लेकर आज राष्ट्रहित में मुद्दा हम उठा रहे हैं। लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, शमसी यादव साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। यहाँ पर भूवैज्ञानिक विभूति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विभूति जी, कल भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे, हालांकि गुणवत्ता विहीन निर्माण की बात कही जा रही है बिल्डिंग के निर्माण को लेकर, जिस वजह से हादसा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कल जिस तरह से भूकंप आया था दोपहर को, उससे कहीं ना कहीं बिल्डिंग में दरारें भी आई थी, ऐसी बात भी कही जा रही है, नजरअंदाज किया गया था दरारों को। क्या कहेंगे कि भूकंप और जो खराब मटेरियल है, दोनों के चलते जो बिल्डिंग है धराशायी हुई है, जो कि कहीं ना कहीं 2 मौत की वजह सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपका चैनल इस मुद्दे को आम जनजीवन तक ला रहा है, ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो नेचुरल डिजास्टर या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है, इस तरह के ये एक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत भूकंप आते हैं। और कल दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास जो भूकंप आया, जिसका कि केंद्र बिंदु पश्चिमी नेपाल में था, और वो काफी बड़े स्तर का भूकंप था, 5.6 रिक्टर स्केल पे, और उसकी तरंगे दिल्ली और लखनऊ तक आई। और ये बात सही है कि उन तरंगों के माध्यम से कमजोर बिल्डिंग्स पे उसका असर होता है। मैंने जब ये हादसे के बारे में सुना तो सबसे पहले इसकी लोकेशन को देखा तो वजीर हसन रोड पे, और फिर इनकी वेबसाइट थी अलाया बिल्डिंग की, उसमें बिल्डिंग की तस्वीर दी हुई थी। मैंने उस तस्वीर को निकाल के जब जूम किया तो मैं बड़ा अचंभित हुआ कि उस तस्वीर में जो सामने से बिल्डिंग दिख रही है और उनका बोर्ड भी लगा हुआ है, उसके हर फ्लोर का जो ईंटा और जो सीमेंट है वो टूटा हुआ था। मतलब जो तस्वीर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाई है, और उसमें ये भी था कि 66 लाख रुपीस के फ्लोर एक फ्लैट है, लाइक दैट। तो उसको देख के ही मैं अचंभे में आ गया कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि अभी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बिल्डिंग के जो फ्लोर एरिया है वो सब टूट टूट के गिर रहा है, तो ये बिल्डिंग क्या रही होगी। दूसरा, इसमें नीचे का उसी तस्वीर में पार्किंग एरिया में जो पिलर्स हैं वो देख रहे हैं, वो इतने पतले पिलर हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज के समय में अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई जानी है तो कहीं ना कहीं जो एक प्रदेश सरकार और भारत सरकार का आदेश है कि मल्टी स्टोरीड या जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे वो भूकंप रोधी तकनीक के माध्यम से होंगे, तभी उनका नक्शा भी पास होगा और तभी उनकी बिल्डिंग भी पास होगी विभिन्न स्तरों पे। तो जितना मैं स्ट्रक्चरल सिस्टम के बारे में जानता हूं, मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग ही शायद बहुत घटिया स्तर पे बनाई गई थी। दूसरा, पास में गोमती नदी का किनारा है थोड़ी दूर पे, और ऐसे स्थिति में वहां पे जो जमीन होती है नदियों के किनारे वो काफी पोली होती है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन होते हैं वो काफी डीप जा करके उसको बनाया जाता है, क्योंकि अब पिलर बेस्ड स्ट्रक्चर है, 5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसका लोड फैक्टर को भी कैलकुलेट किया जाता है। और
ये इसके लिए निश्चित नियम है। ऐसा नहीं है कि ये हवाई कोई भी कहीं भी बिल्डिंग बना ले। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये जो बहुत ऊंची बिल्डिंग थी उसमें भूकंप के कारण कुछ ना कुछ असर जरूर हुआ, क्योंकि ऑलरेडी उसका ढांचा बहुत कमजोर था। अब इसमें सरकारी स्तर पे क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए? जिन लोगों ने फ्लोर खरीदे, मुझे लगता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका कुछ ना कुछ इसमें इस हादसे में योगदान है। चाहे वो जिनकी जमीन थी, क्योंकि वहां पे उन्होंने हाउसिंग स्कीम उन्होंने ही डेवलप कराई, जो कंस्ट्रक्शन करने वाले कंपनी थी उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद इस तरह की बिल्डिंग को पास करने वाले चाहे वो एलडीए के अधिकारीगण हो या फायर ब्रिगेड के अधिकारी हो जो एनओसी देते हैं बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, और अन्य जो सिविक एजेंसीज हैं, चाहे वो नगर महापालिका हो चाहे अन्य बिजली विभाग हो, उन सबका कहीं ना कहीं इसमें इस हादसे में मेरी समझ से रोल है। नेचुरल डिजास्टर से कमजोर हुई, लेकिन बिल्डिंग आसपास भी वहां पर 50 बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरीड है, इससे ऊंची भी बिल्डिंग है, किसी और में हादसा नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो सवाल मुझे विभूति जी, सवाल यही है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को दोषी ना मानकर जो तमाम उस वक्त के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी एलडीए के जो अधिकारी हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए, यही सवाल है। फिलहाल हम यहाँ पर आप सभी लोग जुड़े रहिएगा, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी लगातार ये सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है राष्ट्रहित में। और राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रहे हैं लखनऊ में बिल्डिंग धराशायी मामले को लेकर के विशेष पैनल जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो है विजय दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं। विजय साहब, क्या कहेंगे? जिस तरीके से विभूति जी ने कहा है कि एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, इसमें जो पूरा सिस्टम है उस वक्त का, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो या मकान कराने वाली कंपनी हो, या फिर बात की जाए यहाँ पर जो एलडीए के अधिकारी कर्मचारी हो, तत्कालीन सरकार, तमाम पर सवाल या निशान खड़े किए हैं। क्या कहेंगे कि एक की गलती से यह हादसा नहीं होता है, पूरा जो सिस्टम होता है उस समय की जो पूरी टीम होती है सबकी मिली भगत से ही इस तरह गुणवत्ता विहीन काम हुआ होगा कि बिल्डिंग के निर्माण में मानकों को दरकिनार किया गया और लिहाजा आज उसका खामियाजा 11 साल बाद भुगतना पड़ रहा है। देखिए, शहरी क्षेत्रों में जो विकास प्राधिकरण है उनके पास जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहे होते हैं उनको इंस्पेक्ट करने का और उनके मतलब कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करने का, उसमें उलटफेर नक्शे में अगर की जा रही है, चाहे गुणवत्ता का मटेरियल लग रहा है या नहीं लग रहा है, इन सब का उनके पास में ये राइट्स है, इस बात के अधिकार है उनके पास में कि वो रोक सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करने से रोक सकते हैं इवन, और चाहे तो अपने ऑब्जेक्शंस को किसी भी हर तरीके से लैंडलॉर्ड पे, बिल्डर पे लगा सकते हैं। तो वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो जो सिविल इंजीनियरिंग के लोग हैं, वो ये काम और जिम्मेदारी उनकी है। हर इलाके के अलग अलग जेई के पास में इसका चार्ज होता है। कोई ऐसा नहीं है कि फ्री हैंड है साहब, जो है जिसको जैसे मर्जी आए वैसा कर ले। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसके तहत एक सिविल इंजीनियरिंग का कंप्लीट डिपार्टमेंट है। शहर के विकास प्राधिकरण इसलिए बनाए गए हैं कि शहरों का जो विकास हो वो एक नियंत्रित तरीके से हो, एक क्वालिटी, एक प्रॉपर सिस्टम से हो, उसमें वो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो सिस्टम अपना काम क्यों नहीं कर रहा था, या उसने किया तो कैसे संभव हुआ? आज मैं बता सकता हूँ कि जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई कॉलोनियां बन रही हैं, जो आवासीय कॉलोनियां हैं, वहां पर 4-4 फ्लोर के कमर्शियल का डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे पास में मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसके इर्द गिर्द जो कि एलडीए की कॉलोनी है, वहां मैं बता सकता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द आज से 10 साल के 20 साल पहले जो कॉलोनी डेवलप हुई, आज उसमें कमर्शियल कैसे बन जा रहा है? 4 फ्लोर का मकान कोई आता है, रेस्टोरेंट बना लेता है, उसमें फ्लैट देता है, ऐसे कैसे संभव है? अरे भाई, कहीं ना कहीं एलडीए जो खरापूर्ति करता है, या चाहे अगर जो भी विकास प्राधिकरण जिस शहर के लिए बनाया गया है, उसके अधिकारियों की ये पूरी जिम्मेदारी है, वो केवल कागज पे बैठ करके फॉर्मेलिटी ना करें। अगर फॉर्मेलिटी करेंगे तो हादसे होंगे। लेकिन दुबे साहब, लेकिन सवाल, दुबे साहब, लेकिन
दुबे साहब, सवाल तो यही है कि जो कागजी पन्नों पर बैठकर कार्यवाही करते हैं अधिकारी कर्मचारी, तत्कालीन कर्मचारियों की हम बात कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ना करना पूरे मामले को लेकर और सिर्फ नवाजिश की गिरफ्तारी करना, लैंडलॉर्ड की गिरफ्तारी करना, उसी सवाल को लेकर हम बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो लैंडलॉर्ड है, जो जमीन का मालिक है, उसकी गिरफ्तारी करना, लेकिन तत्कालीन जो एलडीए के अधिकारी कर्मचारी हैं जो इसमें लिप्त थे बिल्डिंग बनाने को लेकर, जिनमें मानकों का ख्याल नहीं रखा गया, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? दुबे साहब, यही तो सवाल है। देखिए भाई, आप ये सरकार की देखिए, जो भी सरकार होती है जिस वक्त की होती है, अगर वो सरकार चाहे तो उसकी जैसे जांच समिति की बात कही जा रही है, भाई जांच समिति आए, जांच करे और बताए कि जिम्मेदार है और उन लोगों से जो है जो जानमाल के नुकसान हुआ है उसके वैसे ही जैसे बिल्डर या लैंडलॉर्ड की कार्रवाई हो रही है। लैंडलॉर्ड ने एग्रीमेंट किए हैं, फ्लैट बेचे हैं, अगर एग्रीमेंट उसने किए हैं तो वो लीगली जिम्मेदार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बिल्डर है और जो सिस्टम इन्वॉल्व है, वो कैसे मतलब उसने कैसे एनओसी दे दी, कैसे उसने परमिशन दे दी और कैसे हुआ। और अब जबकि लोगों के जानमाल के नुकसान हुए, लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, अपनी कमाई का पैसा लगाया होगा जीवन भर की, और एक फ्लैट है, एक घर का एक सपना जो लोगों का होता है वो लिया उन्होंने, और ये कंस्ट्रक्शन आज बदस्तूर अभी शहरों में पूरी तरह जारी है। और निश्चित तौर पर करप्शन बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, वो करप्शन जिम्मेदार है इसके लिए, और जो लोग इस करप्शन को कर रहे हैं वो उससे उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। मैं कहूँ सीधी सी बात है, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ एक्ट। बिल्कुल। शबाना जी क्या कहेंगे? पूरे सिस्टम को उस समय के जो अधिकारी कर्मचारी थे, अगर बात की जाए, वह जिम्मेदार ना होकर एक व्यक्ति जमीन का जो मालिक उसकी गिरफ्तारी भर करना कहीं ना कहीं यह भी सवाल निशान खड़े करता। आखिर उस वक्त के जो अधिकारी हैं, एलडीए के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो नक्शा पास किया है, उनको क्यों दोषी नहीं बनाया गया पूरे मामले को लेकर? कब शब्दों में अपनी राय दीजिएगा शबाना जी? देखिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और मुझे जो लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है इस मामले में, और गहन चिंतन के बाद आपके सामने ही सारी चीजें आएंगी कि इस पर कार्रवाई होगी। और वहां तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, तो जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये हुआ है, जिसका जितना दोष होगा उसी हिसाब से वो सजा के हकदार भी होंगे, और निश्चित तौर पर पनिशमेंट मिलना चाहिए उन अधिकारियों को जिन्होंने चंद पैसों के लालच में अगर वो नक्शा पास किया या मटेरियल खराब था उस पर लापरवाही बरती, या एलडीए का जिसका भी जो दोष होगा उनको सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी जिंदगियों का सवाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का, तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। विजय दुबे साहब आपका भी, विभूति जी आपका भी, शमसी आजाद साहब आपका, शबाना जी आपका, साथ ही उषा राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस पैनल का हिस्सा बने। तो आज राष्ट्र हित में हमने बात की है लखनऊ में बिल्डिंग धराशायी मामले को लेकर, जहां पर कहीं ना कहीं बिल्डिंग की निर्माण करते वक्त गुणवत्ता विहीन मानकों का यहां पर पालन किया गया था, बिना नक्शा के कहा जा रहा है बिल्डिंग पास कराई गई थी। तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वह भी सवालों के घेरे में है। आखिर उस वक्त के जो अधिकारी कर्मचारी थे एलडीए के, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यह भी कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान है। फिलहाल के लिए राष्ट्र में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।